हेलो एवरीवन। पार्ट नंबर 5 देखेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की एंड पंचायती राज एंड म्यूनिसपैलिटीज़ जो है वो देखेंगे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक में। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 34 रहेगा हमारा पंचायती राज का। तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो पंचायती राज टर्म है वो क्या सिग्निफाइज करता है। रूरल, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट। अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपको डिफाइन करना है। एंड ये सभी स्टेट्स के अंदर, इन ऑल स्टेट्स, ठीक है, ये एस्टेब्लिश्ड है एंड by the act of the state legislature to build the democracy at the grass root level। ग्रास रूट लेवल के अंदर डेमोक्रेसी लाने के लिए ये बनाई गई है। उसके बाद ये रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये मतलब इसकी डेफिनेशन है पंचायती राज की। तो रूरल डेवलपमेंट पे ये फोकस करेगी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया था थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका 1992 के अंदर आया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ये इंट्रो में था। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज। ये हमारा टॉपिक है एंड ये जो नीचे मैंने 4 कमेटीज़ लिखी हैं ये इसके सब टॉपिक्स है। तो एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये 1957 में जनवरी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाली कमेटी को बिठाया, अपॉइंट किया। क्या चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कि जो वर्किंग है ना किसकी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। और ये 1952 में आई थी और ये 1953 में आई थी। ये किस तरीके से काम कर रही है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो इस चीज़ की, इनकी वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए ये आया था एंड कुछ सजेस्ट करेगी मेजर ताकि ये बेटर वर्क कर सके। ठीक है, उसके बाद इनके जो चेयरमैन थे वो जैसे कि नाम में ही सजेस्ट हो रहा है, तो बलवंत राय जी मेहता इनके चेयरमैन थे इस कमेटी के। एंड जो कमेटी थी उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1957 में सबमिट करवाई एंड रिकमेंडेशन दी कि एस्टेब्लिशमेंट करनी है ऑफ द स्कीम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए मेन मतलब की वर्ड बलवंत राय मेहता कमेटी का, तो आपको ये याद रखना है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने बात की थी। ठीक है, जो कि फिर बाद में चल के जिसका नाम पंचायती राज जो है स्पेसिफिकली हो जाएगा। एंड इनकी कुछ रिकमेंडेशन है उनके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट करनी है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास ग्राम पंचायत आता है विलेज लेवल पर, पंचायत समिति आती है ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, एंड जिला परिषद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड दीज टायर शुड बी ऑर्गेनिकली लिंक्ड थ्रू अ डिवाइस ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ये जुड़े होंगे ना कि डायरेक्ट से। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई। ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विथ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर द जो पंचायत समिति या जिला परिषद है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स उनके अंदर आएंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है जो हमारे पास विलेज पंचायत है, ये जो ग्राम पंचायत वाली, इसमें तो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और जो पंचायत समिति या जिला परिषद वाले होंगे इसके अंदर इनडायरेक्ट जो है मेंबर कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अभी थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी वो शुड बी इंटरेस्टेड टू दिस बॉडीज, मतलब इनके द्वारा ही ये की जाएंगी। और फोर्थ पॉइंट है कि जो पंचायत समिति होगी, ठीक है, जो सेकंड वाली हमने ये ब्लॉक लेवल वाली देखी थी, वो उनको एग्जीक्यूट करना होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह लेना होगा। वाइल द जो जिला परिषद है वो एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो पंचायत समिति है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह होगी और जो जिला परिषद होगा वो एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगी।
5th पॉइंट क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो चेयरमैन होगा किसका, जिला परिषद का। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये हमने देखा था। 6th पॉइंट है कि इनका देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज, मतलब जेन्युइन तरीके से ही ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए। 7th पॉइंट है हमारे पास कि जो रिसोर्सेज होंगे, एडिक्वेट रिसोर्सेज जो होंगे वो ट्रांसफर होने चाहिए टू द बॉडीज टू अनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि पीछे से मतलब ऊपर से जो है वो पैसा रिसोर्सेज वगैरह दिए जा रहे हैं एंड नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको प्रॉपर रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए ताकि वो अपनी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट कर सकें उसका। 8 पॉइंट है कि अ सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू इफेक्ट फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि जो इवॉल्व्ड फंक्शन है उसका डेवोल्यूशन हो सके फ्यूचर के अंदर। तो ये जो सारी रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली गई बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। कब? 1958 के अंदर। एंड जो काउंसिल थी डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ सिंगल रिजिड पैटर्न, मतलब उसमें चेंजेस होते रहे, ऐसा नहीं है कि रिजिड पैटर्न ही लेके ये चले। एंड लेफ्ट इट टू स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि उनको कैसी कंडीशंस को लेके चलना है फॉर द लोकल कंडीशन। बट द बेसिक प्रिंसिपल जो था वो मेनली एक जैसा ही था थ्रू आउट द कंट्री, एक जैसा सिस्टम ही रहेगा एंड ब्रॉड फंडामेंटल्स जो है वो आइडेंटिकली ही रहेंगे थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद मैं ये थोड़ा सा मैसी सा हो गया है, रब कर देती हूँ। अभी हम इसमें ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान की बात करते हैं जो कि एक फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, फर्स्ट स्टेट था जिसने एस्टैब्लिश किया था पंचायती राज, ठीक है। ये जो स्कीम थी वो इनोग्रेट की गई थी बाय द पीएम अक्टूबर 2 को 1959 के अंदर। कहाँ पे? नागौर में। तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड जो राजस्थान के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, उन्होंने ये 1959 में ही जो है अडॉप्ट कर लिया था। एंड उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है वो जुड़ती चली गई इस सिस्टम से। और मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है उन्होंने 1960s तक ये पंचायती राज को अडॉप्ट कर लिया था। एंड देयर वर डिफरेंसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ टायर्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ समितिज एंड परिषद, उनके टेन्योर, कंपोजिशन, फंक्शन, फाइनेंसेस, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान ने अडॉप्ट किया 3 टायर सिस्टम, तमिलनाडु ने अडॉप्ट कर लिया 2 टायर सिस्टम एंड वेस्ट बंगाल ने 4 टायर सिस्टम कर लिया अडॉप्ट। तो ये किसी के ऊपर वो पाबंदी नहीं है कि हाँ कि 3 टायर ही रखना है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कोई भी तरीके के ये टायर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में हमने 3 की बात की, तमिलनाडु में 2 की बात की, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 4 टायर सिस्टम है। तो ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद राजस्थान के अंदर एंड जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर जो है जो पंचायत समिति है वो ज़्यादा पावरफुल है एज द ब्लॉक वॉज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एंड महाराष्ट्र गुजरात पैटर्न के अंदर जिला परिषद मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाली है वो मेन है फॉर द प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट। एंड कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश कर रखा है आपका न्याय पंचायत, दैट इज जुडिशियल पंचायत भी जिनको बोला जाता है, जो कि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों को साथ लेके चलती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टडी टर्म्स एंड कमेटीज़ की, जिसके अंदर डिफरेंट कमेटीज़ जो हैं इनके अंदर बनाई गई 1960s के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स जो है वो अपॉइंट किए गए ताकि एग्जामिन किया जा सके कि जो पंचायती राज है वो कैसा फंक्शन कर रहा है, सही ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसके अंदर आपके पास सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, कॉपरेटिव्स, पोजीशन ऑफ द ग्राम सभा, बजटिंग क्या होगी, फाइनेंसेस क्या होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, अकाउंट्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स उनका कैसे रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर्स कैसे होंगे। तो ये सारी कमेटीज़ फिर बनाई गई डिफरेंट चेयरमैन के अंदर। तो ये सारा था आपका बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अशोक मेहता कमेटी। तो दिसंबर 1977 के अंदर जनता गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी ये। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जनता गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई
पंचायती राज कमेटी कौन सी थी, तो अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है। और चेयरमैन सेम जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है अशोक मेहता। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करवाई 1978 के अंदर, एंड 132 रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई इसको रिवाइव करने के लिए, ठीक है, कि इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें जो भी डिक्लाइन हो रहा है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, कंट्री के अंदर। मेन रिकमेंडेशन कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं जो कि अशोक मेहता कमेटी ने की थी। पहला है जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का, वो रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टायर सिस्टम के द्वारा, जो कि बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था, 3 टायर सिस्टम, एंड अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा, 2 टायर सिस्टम से इसको रिप्लेस कर देना है। डैट इज़ जो जिला परिषद है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड बिलो इट द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो होगी वो 15,000 से लेके 20,000 तक होगी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 टायर में क्या क्या चीज़ लेनी है, जिला परिषद लेना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और आपका मंडल पंचायत लेना है जो कि विलेजेस को देखेगा, 2 टायर लेना है। ये इसकी एक रिकमेंडेशन थी। सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपॉइंट, फर्स्ट पॉइंट द डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके पास पावर होगी बिलो द स्टेट लेवल, मतलब पहले स्टेट लेवल के पास है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास जो है मेन पावर होगी। उसका थर्ड है जिला परिषद जो होगा वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, एंड वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी प्लानिंग वगैरह करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट आता है जो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज का एट ऑल लेवल्स ऑफ द पंचायत इलेक्शन। तो पंचायत इलेक्शन के अंदर सभी ऑफिशियल का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज का होगा। उसके बाद 5th पॉइंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव द कंपल्सरी पावर ऑफ द टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन की पावर की बात भी इन्होंने की, टू मोबिलाइज द जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए। उसके बाद एक रेगुलर सोशल ऑडिट की भी बात की गई इनके द्वारा, किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एंड बाय अ कमेटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू चेक वेदर द फंड्स जो अलॉट किए गए हैं वो एक्चुअल में स्पेंड हो रहे हैं या वैसे ही पैसा वेस्ट हो रहा है। उसके 7th है जो स्टेट गवर्नमेंट है शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड नहीं कर सकती इन इंस्टीट्यूशन को। इन केस ऑफ इम्परेटिव सुप्रेशन इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द सुपरेशन, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो इलेक्शन को दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा 6 मंथ्स के अंदर। उसका 8th पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जो न्याय पंचायत है शुड बी केप्ट एज अ सेपरेट बॉडी फ्रॉम द डेवलपमेंट पंचायत। तो न्याय पंचायत को हमें अलग रखना है, सेपरेट रखना है, किससे, डेवलपमेंट पंचायत से, एंड दे शुड बी प्रिसाइडेड ओवर द क्वालिफाइड जज। और इस मतलब न्याय पंचायत के अंदर हमें एक क्वालिफाइड जज को बिठाना है जो कि प्रिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट में ये है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ऑफ अ स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शंस, ठीक है, मतलब ये कंडक्ट करवाएगा इलेक्शंस को। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट फंक्शन जो भी होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे जिला परिषद एंड ऑल डेवलपमेंट स्टाफ जो कि मिलके काम करेगा अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास The voluntary agency should play an important role in mobilizing the support of people of पंचायती राज, कि वॉलंटरी एजेंसीज जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ताकि पंचायती राज की डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद 12th पॉइंट है कि एक मिनिस्टर जो होगा पंचायती राज का वो भी अपॉइंट हो सकता है इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 13th पॉइंट है कि जो सीट्स होंगी SC ST के लिए वो रिजर्व्ड होंगी पॉपुलेशन के बेसिस पर। 14th पॉइंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन शुड बी रिकॉर्डेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड ये एक स्टेटस प्रोवाइड करेगा एंड एश्योर करेगा एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शनिंग को। उसके बाद ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द जनता, अब ये मैंने आपको बताया था कि जनता गवर्नमेंट के अंदर ये लाई गई थी कमेटी, क्योंकि जनता गवर्नमेंट का कोलैप्स हो गया था बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस टर्म, इसलिए इनकी रिकमेंडेशन को जो है सेंट्रल लेवल पे नहीं लाया जा सका। एंड जो 3 स्टेट्स थी हमारी कौन कौन सी,
कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे कि ये रिवाइव कर सकें पंचायती राज को एंड इनकी रिकमेंडेशन को भी कुछ सामने ला सके। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स के बारे में भी आपको याद रखना है, लेकिन मेनली यही याद रखना है कि जनता गवर्नमेंट के कारण ये इनकी रिकमेंडेशन को नहीं लाया गया। नेक्स्ट हमारे पास कमेटी आती है GVK राव कमेटी, जो कि इन्होंने, ये जो कमेटी थी किसके ऊपर थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ठीक है, फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो आपसे ये मतलब सारा पूछ के ये पूछा जा सकता है कि ये किस कमेटी के द्वारा जो है वो लाया गया था। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है GVK राव कमेटी द्वारा, एंड यही जो है वो अपॉइंट किए गए थे बाय द प्लानिंग कमीशन इन, ये चेयरमैन थे 1985 के अंदर। ये जो कमेटी थी इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज एंड डाइवोर्स फ्रॉम द पंचायती राज कैसे लाया जा सकता है, एंड जो फिनोमिना था इनका कि कैसे ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है एज अगेंस्ट द democratization weakened the Panchayati Raj institution, resulting in what is aptly called as the grass without roots. ठीक है, hence the committee made the following recommendation to strengthen and revitalize the पंचायती राज सिस्टम। अब हम इनकी जो है रिकमेंडेशन को वो देख लेते हैं कि ये क्या क्या थी। तो मैं इनको रब कर देती हूँ। तो इसकी पहली थी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होगी ना वो जिला परिषद होगी, जो कि पहले भी हमने बात की वही सेम। ठीक है, एंड इन्होंने बताया कि यही वाली जो है ना वो पाइवटल मतलब मेन इंपॉर्टेंस जो है ना इसको ही देनी है। ठीक है, ऑफ द, क्योंकि यही जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेगी। एंड इसने ये भी बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो प्रॉपर यूनिट माना जाता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, एंड जिला परिषद जो होगी वो एक प्रिंसिपल बॉडी होगी, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम लेके चलना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके चलना है, वो यही हैंडल करेंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर मतलब दोनों लेवल्स पर शुड बी असाइंड एन इम्पोर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब ये दोनों मिल के जो है जो भी मॉनिटरिंग वगैरह होगी कि सही ढंग से काम चल रहा है या नहीं चल रहा उसको चेकआउट करेगी। तीसरा है कि सम प्लानिंग फंक्शंस जो है स्टेट लेवल के ऊपर जो लाए जाएंगे वो ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए किसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल को, ताकि उनके पास भी थोड़ी सी पावर हो कि वो सही ढंग से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि एक ना पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, ताकि वो जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने किसका, जिला परिषद का, ताकि उसके पास सारा चार्ज हो कि कैसे हम रूरल डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद फिफ्थ है कि इलेक्शन करवाने हैं हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली इलेक्शंस की भी इन्होंने बात की। ठीक है, एंड इसके बाद ये देखा गया कि जो इलेक्शन है बिकम ओवरड्यू फॉर 1 और मोर टायर्स इन 11 स्टेट। देन ये जो कमेटी थी in its scheme of decentralization system of field administration assigned a leading role to the Panchayati Raj in local planning and development। एंड इसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन थी GVK राव कमेटी रिपोर्ट की 1986 के अंदर वो डिफर थी किससे, ये आपको याद रखना है, दंतवाला कमेटी रिपोर्ट जो कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग 1978 में आई थी। एंड साथ में हनुमंथा राव कमेटी रिपोर्ट, हनुमंथा राव कमेटी रिपोर्ट ये वाली किसके ऊपर आई थी, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के ऊपर आई थी। तो इन सब से ये जो है वो डिफरेंट थी। कौन सी, GVK कमेटी इनसे डिफरेंट थी। ये दोनों भी आपको याद रखनी है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दांतेवाला वाली कौन सी थी, ये ब्लॉक लेवल की थी, ये याद रखना है। ठीक है, D से ब्लॉक मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, और हनुमान मंथा वाली कौन सी थी, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली थी। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये जो बोथ कमेटीज़ थी ना इन्होंने ये सजेस्ट किया कि बेसिक डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और जो हनुमंथा राव कमेटी थी उन्होंने तो ये बताया कि सेपरेट हो जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज़ को अंडर द DC और अ मिनिस्टर
एंड ये जो दोनों मॉडल्स थे ना, जिसके अंदर कलेक्टर को एक स्पेसिफिक रोल जो है वो देने की बात की गई ताकि डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग जो है वो की जा सके, दो द कमेटी स्टेटेड दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वुड बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद कमेटीज़ ने ये रिकमेंड किया कि कलेक्टर जो है ना वो कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, एंड जो भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवानी होंगी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करेगा, वह डीसी ही करेगा। उसके बाद हनुमंत राव कमेटी डिफर्स इन इट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। एंड उसके बाद ये और किसे डिफर करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया से एंड अशोक मेहता कमेटी, इन सब से जो है, एंड फाइनली द GV राव कमेटी, इन सब से ये जो है ना डिफ़र करती थी। जिन्होंने जो ये थे, इन्होंने तो ये रिकमेंड किया था कि रिडक्शन कैसे कर सकते हैं डेवलपमेंट रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड असाइंड अ मेजर रोल टू द पंचायती राज इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारा आपका GV राव कमेटी के बारे में था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एलन सिंघवी कमेटी। तो आपसे ना ये क्रोनोलॉजिकली भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी आई फिर कौन सी आई, ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो 1986 के अंदर जो है ना राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर ये वाली कमेटी को अपॉइंट किया गया, एंड इसका जो मेन एम था वो था रिवाइवलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड किसके अंदर, किस चेयरमैन के अंदर रखेगी, LM सिंघवी, जैसे कि नाम इसमें सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो एक एक करके देख लेते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन्होंने ये बोला कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि आगे चल के मिला भी, ठीक है। क्यों देना चाहिए, ताकि प्रोटेक्शन इसकी हो सके एंड प्रिजर्व हो सके। फॉर दिस पर्पस न्यू चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड इट विल मेक देयर आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी रीजनेबली एंड सब्सटेंशियली इनवायलेट, एंड इट ऑल्सो सजेस्टेड constitutional provision to ensure the regular, free and fair election to the पंचायती राज, ठीक है, बॉडीज। तो यहाँ पे फ्री, रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस की बात की गई। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया कि जो न्याय पंचायत हैं, जो न्याय पंचायत है वो क्रिएट करनी चाहिए कहाँ पे, क्लस्टर्स ऑफ द विलेजेस। देखिए विलेजेस के अंदर एक मेन क्लस्टर होता है, एंड उसके आसपास वाले जो सारे गांव होते हैं वो इस क्लस्टर के अंदर आते हैं। तो उनमें न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट लाने की बात की गई। थर्ड पॉइंट ये है कि जो विलेजेस हैं उनको रीऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए ग्राम पंचायत को मोर वाइबल बनाने के लिए, एंड इट ऑल्सो एम्फसाइज की इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा जो है उसके बारे में इसने बताया, एंड जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे फोकस करती है। फोर्थ पॉइंट है कि जो विलेज पंचायत है वो मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलेज पंचायत के पास मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स जो है वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए इन ईच स्टेट टू जो भी कंट्रोवर्सीज होंगी उनको सॉल्व करने के लिए। कोई भी हो सकती है कंट्रोवर्सी, तो जैसे इलेक्शन को लेके हो सकती है, टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड डिसोल्यूशन के ऊपर हो सकती है, एंड कुछ और भी मैटर जो है वो हो सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे किसकी बात की गई, जुडिशियल ट्राइब्यूनल को बनाने की बात। आई थिंक ये आपको सारा समझ में आ गएगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। ये इसमें हम ना मेनली 3 चीज़ों की बात करेंगे। पहला हमारे पास आएगा राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा VP सिंह गवर्नमेंट, एंड तीसरा हमारे पास आएगा नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो एक एक करके देख लेते हैं इनमें क्या क्या था। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लेके आई लोकसभा के अंदर 1989 में, कि ताकि इसको ना कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जा सके पंचायती राज को, एंड इसको मोर पावर दी जाए एंड ब्रॉड बनाया जाए। लोकसभा ने तो ये बिल पास कर दिया 1989
के अंदर, अगस्त के अंदर, लेकिन राज्य मतलब लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा ने इसको अप्रूवल नहीं दी। तो ये जो बिल था अपोज किया जाने लगा ऑपोजिशन के द्वारा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट कि इसको इतना स्ट्रेंथन क्यों किया जा रहा है एंड सेंट्रलाइज क्यों किया जा रहा है इन द फेडरल सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं इसको। सून आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस इन द नवंबर 1989 में इनकी गवर्नमेंट आ जाती है एंड प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे वीपी सिंह होते हैं। ये अनाउंस करते हैं कि हम ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेके आएंगे एंड इसको स्ट्रेंथन करेंगे। फिर जून 1990 के अंदर 2 डेज की ना कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है चीफ मिनिस्टर्स की, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो वीपी सिंह होते हैं, एंड डिस्कस किया जाता है कि कैसे इसको स्ट्रेंथनिंग बनाया जा सके पंचायती राज बॉडीज़ को। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस थी वो अप्रूव करती है द प्रपोजल ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा के अंदर लाया जाता है सितंबर 99 में। फिर उसके बाद ना गवर्नमेंट ही गिर जाती है, तो ये लैप्स हो जाता है बिल। तो यहाँ पे वीपी सिंह की गवर्नमेंट में ये बिल लैप्स हो गया। अब आ जाते हैं हमारे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब आ गई, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे आपके वीपी नरसिम्हा राव। वंस अगेन जो कांग्रेस की सरकार आ जाती है एंड इसने भी वही कोशिश की कि कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज बनाया जा सके पंचायती राज बॉडीज़ को, एंड इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी इन्होंने किया, कुछ ऐड करना था वो किया, डिलीट करना था वो किया, जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है उनको डिलीट कर दिया गया, कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया बिल के अंदर। तो फिर ये लोकसभा के अंदर 1991 में इसको लाया गया। फाइनली जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर ये इसको पास कर दिया गया एंड ये फोर्स में आया 24 अप्रैल 1993। तो यहाँ पे इसको फाइनली जो है वो जगह मिल गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया इसका, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, जिसमें राजीव गांधी गवर्नमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। देखिए इट वुड बी अ लिटल लेंथी चैप्टर, सो कीप मेंटेन द पेशेंस, क्योंकि ये चैप्टर मैं ये नहीं चाहती कि इसको टुकड़ों में बांटूँ, मैं इसको सारा आज ही कवर करने की कोशिश करूँगी। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 1992 के अंदर आया, उसके जो सिग्निफिकेंस है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलिएंट फीचर्स देखेंगे, पहले सिग्निफिकेंस। तो आपको ये याद रखना है कि न्यू पार्ट जो है पार्ट नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया, एंड पंचायत जो है उसको जो आर्टिकल मिले वो कौन कौन से मिले, 243 से लेके 243O तक। इन एडिशन एक जो न्यू 11th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया पंचायत का। एंड ये जो शेड्यूल थे इनके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, इस शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स जो हैं, फंक्शनल आइटम्स जो हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, फंक्शनल आइटम्स को जो है वो ऐड कर दिया गया पंचायत के अंदर। ये डील करता है आर्टिकल 243G, ठीक है। ये जो एक्ट था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि एक शेप मिल सके इसको इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 40 के अंडर ये आता है। तो ये बताता है कि जो स्टेट है वो स्टेप ले सकता है ऑर्गेनाइज करने के लिए विलेज पंचायत, एंड उसको कुछ पावर देनी है ताकि वो अपने फंक्शन को इजीली कर सके सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ये जो आर्टिकल था उसको किसका पार्ट बना दिया गया, डीपीएसपी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायत का आर्टिकल डीपीएसपी में कौन सा है, तो आर्टिकल 40 आपको याद रखना है। तो ये जो एक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस तो प्रोवाइड करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, एंड इसको किसके अंडर ले आता है, रिव्यू ऑफ द जस्टिफिकेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द पंचायत in accordance with the provisions of the act constitution, neither the formation of panchayat nor the holding of elections at regular intervals depend on the will of the state government anymore। उसके बाद ये जो provision था of the act can be grouped into the
टू कैटेगरीज, मतलब एक तो कंपलसरी वाली हो गई और एक जो है आपकी वॉलंटरी वाली हो गई। उसके बाद अदर हैंड पे देखें तो डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट्स भी इनके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो जो वॉलंटरी वाले थे वो एक्ट करेंगे कि इंश्योर करने द राइट ऑफ द स्टेट टू टेक द लोकल फैक्टर्स लाइक द जियोग्राफिकल, पॉलिटो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर इनटू कंसिडरेशन व्हाइल अडॉप्टिंग द न्यू पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद ये जो एक्ट था वो एक तरह से लैंडमार्क था इन द एवोल्यूशन ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एंड इट ट्रांसफर्स द representative democracy into the participative democracy. It is the revolutionary concept to build a democracy at the grassroots level of the country. तो ये आपका सारा सिग्निफिकेंस के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब हम सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे मैं एक एक करके इसमें पॉइंटर्स है वो देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे पास आता है ग्राम सभा, नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 टायर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स, नेक्स्ट कम द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कि कितनी सीट्स को रिजर्व करना है इसमें। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट हमारे पास आता है 7 नंबर पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन 8th में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस, देन फाइनेंसेस, फाइनेंस कमीशन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, exempted states and areas, continuation of existing laws and panchayats. Next come the bar to interference by court in electoral matters. Then हम पढ़ेंगे 11th शेड्यूल, जिसके अंदर जो 29 फंक्शनरी आइटम्स की हमने बात की थी वो देखेंगे कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जो हमारे पास ग्राम पंचायत है उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो हम थे सेलियन फीचर्स को देख रहे थे। तो ग्राम सभा पहले जो मैंने आपको इसका बताया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि ग्राम सभा जो है वो एक तरह से फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम का। तो पहला हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की। तो ये एक फाउंडेशन है एंड इसके अंदर जो भी पर्सन्स कंसिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो होते हैं जो कि जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है विलेज के, कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ द पंचायती राज, जो कि विलेज लेवल पे होती है, ठीक है। ये विलेज असेंबली होती है जिसके अंदर ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, ठीक है, इन द एरिया ऑफ द पंचायत, एंड उनको कुछ पावर्स दे दी जाती है ताकि वो परफॉर्म कर सके फंक्शंस को विलेज लेवल के अंदर ही एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस। सेकंड हमने बात की थी 3 टायर सिस्टम। तो ये इसलिए बनाया गया कि ताकि यूनिफॉर्म तरीके से ऑल ओवर द इंडिया ये चीज़ चल सके, जैसे विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ये एक्ट यूनिफॉर्मिटी ला सके ताकि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सेम हो सके कंट्री के अंदर। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है स्टेट जिसकी जो पॉपुलेशन है 20 लाख से ऊपर है मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। मतलब अगर 20 लाख से ऊपर किसी स्टेट की पॉपुलेशन है तो वो इंटरमीडिएट लेवल को ड्रॉप भी कर सकता है। थर्ड जो है हमने पढ़ा था इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन्स, तो इस चेयरपर्सन्स, तो इसमें आपको ये याद रखना है जो मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं वो आपके डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, और जो चेयरमैन के होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद जो ये जो इलेक्ट किए जाते हैं वो सेम वैसे ही होता है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करती है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रब कर देती हूँ। उसके बाद फोर्थ जो हमने देखा था वो था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो इसके अंदर क्या है कि SC STs और वुमेन्स की जो सीट्स हैं वो अकॉर्डिंगली जैसे डिटरमाइन की गई है वैसे वैसे इनकी सीट्स जो है मेंबर्स की एज वेल एज चेयरपर्सन्स की
जो है रिजर्व करनी है ताकि इनको इक्वली राइट जो है मेन स्ट्रीम के अंदर जो है मिल सके। उसके बाद जो वुमेन्स के ये सीट्स की रिजर्वेशन है वो 1/3 से लेस नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ही डिसाइड करेगा कि कितना क्या रेशो जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखना है, मतलब रिजर्वेशन के लिए। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा 5th पॉइंट जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत वैसे 5 ईयर्स ही होते हैं, 5 साल तक ही ये रहते हैं, लेकिन ये डिज़ोल्व भी हो सकते हैं बिफोर द 5 साल कंप्लीट होने से पहले। एंड जो है ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हो गए तो 5 साल से पहले ही जो है ना न्यू इलेक्शंस जो है वो करवा लेने हैं, ठीक है। अगर डिज़ोल्व हो गए तो 6 मंथ से पहले पहले इलेक्शंस जो हैं वो करवा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था डिसक्वालिफिकेशन, इसको मैं रब कर देती हूँ। एंड यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं 6th पॉइंट हमारा है डिसक्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी जो पर्सन है वो डिसक्वालीफाई होगा अकॉर्डिंग टू द जैसे लॉ में बताया गया है एंड स्टेट लेजिस्लेचर से कंसर्न्ड है उसके अकॉर्डिंग ही हटाया जा सकता है। अगर उसने कुछ गलत किया तो डिसक्वालीफाई उसको किया जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कोई भी पर्सन डिसक्वालीफाई नहीं माना जाएगा अगर उसकी एज लेस देन 25 है, क्योंकि 21 जो है वो एज उसकी होनी चाहिए, इसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्दर ऑल द क्वेश्चन जो है डिसक्वालीफाई के वो जैसा स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा वैसा ही जो है होना चाहिए, अदरवाइज डिसक्वालीफाई हो जाएगा वो। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इसलिए है ताकि जो इनके इलेक्शन है पंचायत के जो इलेक्शन है वो करवाए जा सके, ठीक है। इसके लिए जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, ये हमने पहले जो है वो पढ़ लिया है। एंड इनकी जो रिमूवल होगी वो सेम कैसी होगी इनकी रिमूवल, जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट की होती है वैसे इनको रिमूव किया जाएगा। और जो भी कंडीशन होती है इनकी सर्विस से रिलेटेड वो कौन जो भी होती है वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे। उसके बाद 8 पॉइंट पे चलते हैं, ये सारा सेलियन फीचर्स में ही आ रहा है। उसके बाद इनको पावर्स एंड फंक्शंस इनकी क्या है वो देख लेते हैं। तो इनको पूरी पावर दी गई है कि ये जो है सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को अच्छे से चला सके, ठीक है। उसके बाद इनको जो है वो मतलब प्लानिंग बनाने की पावर दी गई है, प्रिपरेशन करनी प्लान्स की, किस लिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके एंड सोशल जस्टिस लोगों को मिल सके। दूसरा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, जो भी स्कीम्स बनाई जाती हैं वो, इसका भी मेन एम यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, सोशल जस्टिस कैसे मिल सकता है। एंड जो 29 आइटम्स हैं, जो 29 मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो कि आपके 11th शेड्यूल में दिए गए हैं, वो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अभी 9th पॉइंट हमने देखा था कि फाइनेंसिस, तो फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर ये ऑथोराइज करता है पंचायत को कि वो लेवी कर सके, कलेक्ट कर सके अप्रोप्रिएट टैक्सेस को, एंड टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स, फीस को अपने अकॉर्डिंग ले सके। एंड दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि असाइन कर सके पंचायत टैक्सेस को, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस को कैसे लेविट करना है एंड कलेक्ट कैसे किए जाने हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा है कि जो ग्रांट इन एड्स होती हैं वो कैसे जो है प्रोवाइड करवानी है टू द पंचायत। ये कहाँ से ग्रांट इन एड्स, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो ग्रांट इन एड्स हैं वो कहाँ से इनको दी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, यहाँ से इनको ये प्रोवाइड कराई जाती हैं। 4th है प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत। तो ये सारा आपके पास किस में आ गया, फाइनेंस में। नेक्स्ट पॉइंट 10 पे चलते हैं। 10th पॉइंट है हमारे पास फाइनेंस कमीशन का। तो जो गवर्नर है ऑफ द स्टेट जो होता है हर 5 साल में जो है वो ये कमीशन बिठाता है, ठीक है, बिठाएगा। एंड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, कि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है ये चेक करने के लिए। एंड इसने कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई है, वो देख लेते हैं। पहला कि जो प्रिंसिपल है वो गवर्न करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए स्टेट एंड पंचायत के बीच में
जो भी ट्रांसफ़र करना है फ़ंड वगैरह वो कैसे होना चाहिए, कैसे प्रोसीडिंग होनी चाहिए, टैक्सेस की, ड्यूटीज़ की, टोल्स की, फ़ीस की जो कि लेवी की जाती है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा मतलब लगाई जाती है। दूसरा है डिटर्मिनेशन करना है ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस जो कि साइन किए जाते हैं किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा। ये माइन्यूट सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्टेट एंड पंचायत के बीच में, इन सब में वो कौन लेवी करता है, स्टेट लेवी करता है। और जो डिटर्मिनेशन होता है वो किसके द्वारा मतलब लगाया किया जाता है, साइन किया जाता है पंचायत के द्वारा। तीसरा है जो ग्रांट इन एड्स होती है, जैसे कि हमने पहले ही बात की, वो किसके द्वारा इनको दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा। तो यहीं पे ही दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जो मेजर्स होते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके इनकी, वो भी इसके अंदर पंचायत के लिए ये करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी अदर मैटर होता है रेफर्ड किया जाता है बाय द गवर्नर इन इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस ऑफ द पंचायत, ताकि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं उसमें कोई कमी ना आए एंड अच्छे से ये चल सकें। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, वो प्रोवाइड करवाता है कंपोजिशन ऑफ द कमीशन एंड रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स एंड उनकी सिलेक्शंस कैसे करनी है वो। और जो गवर्नर है वो अपनी रिकमेंडेशन देता है किसको, कमीशन को, ताकि कुछ एक्शन लिया जा सके अच्छा, एंड द एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो रखी जाती है बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है वो भी कुछ मेजर्स को सजेस्ट करता है ताकि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनको पैसा दिया जाता है तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके इनको, मतलब ये रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंस कमीशन भी इनको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 10th वाला था। अभी हम चलते हैं 11th पॉइंट पे जो है हमारा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो ये कौन करता है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर ही जो है वो प्रोविज़न बनाती है विद रिस्पेक्ट टू द कि कैसे मेंटेन करके रखना है अकाउंट्स बाय द पंचायत एंड द डेटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं भूलना। नेक्स्ट हमारे पास 12th पॉइंट है कि एप्लीकेशन टू यूटीज़। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट करता है ये प्रोविज़न बनाने के लिए ताकि अप्लाई किया जा सके टू एनी यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच द एग्जाम्पशन मॉडिफिकेशन एज ही मे स्पेसिफाई। मतलब यहाँ पे यूटीज़ के मामले में कौन सामने आएगा, प्रेसिडेंट, इनको नहीं भूलना आपने। नेक्स्ट 13th पॉइंट है हमारे पास एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज़। अब किन किन एरिया स्टेट्स को मतलब कि इससे दूर रखा गया है वो देख लेते हैं, मतलब किससे, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। तो ये जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और कुछ अदर एरियाज़ भी, एंड इनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे लिए जाते हैं। अब ये क्यों ऐसा किया गया है, ये जो एरियाज़ हैं ये इंक्लूडेड है शेड्यूल एरियाज़ एंड द ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट। और जो हिली एरियाज़ होते हैं जैसे मणिपुर के हो गए फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। उसके बाद दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट बंगाल का, ठीक है, फॉर विच द दार्जिलिंग गोरखाज हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है वो काम देखते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक्सटेंड किया हुआ है कुछ प्रोविजंस का इन पार्ट्स के अंदर शेड्यूल एरियाज के लिए टू सच एग्जाम्पशन एंड मॉडिफिकेशन अगर उनको लगता है तो पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है। एंड इसी के लिए आपको ये अभी हम पढ़ेंगे पीसाज एक्ट। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स में आएगा जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोविजन ऑफ द पंचायत, मतलब एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, जो कि 1996 में था। तो फर्दर हम उसको चेकआउट करेंगे। अभी 13th पॉइंट हमारा ये है कॉन्टिन्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। तो इसमें यह है कि जो स्टेट के लॉज होते हैं रिलेटेड टू जो पंचायत है वो तब तक चलेंगे, मतलब फोर्स में रहेंगे अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट। मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से लेके 1 साल तक ये चलेंगे। अदर वर्ड्स में ये बोला जाए तो स्टेट को ये अडॉप्ट करना है न्यू पंचायती सिस्टम बेस्ड अपॉन विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द, कब से लेके 24 अप्रैल से, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से 1 साल के लेके, लेकिन
However, all the पंचायत existing immediately before the commencement, उससे पहले ही सब ने जो है वो कर लिया till the expiry of their term unless dissolved by the state legislature sooner. Majority of states ने ये जो है वो पास कर लिया था पंचायती राज एक्ट इन द 1993 के अंदर एंड 1994 के अंदर, ताकि न्यू एक सिस्टम जो है वो उसको ये अडॉप्ट कर सके विद इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 का था. ये 13 पॉइंट हमारा. 14 पे चलते हैं अपने. तो 14th पॉइंट है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स. तो इसमें क्या है कि ये जो एक्ट है वो बार करता है इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इलेक्टोरल मैटर्स के अंदर पंचायत के. एंड ये डिक्लेयर करता है वैलिडिटी ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड जो भी अलॉटमेंट हुई है सीट्स की टू सच अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट के अंदर उसको कोई भी पूछेगा नहीं. और फर्दर ये भी बोला गया कि जो भी इलेक्शन होते हैं मतलब पंचायत के वो भी क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब कि इनके अलावा जो है वो नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच अ मैटर इन सच अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्टेट लेजिस्लेचर उस चीज़ पे कर सकता है. एंड 15th जो हमारा पॉइंट है वो जो है 11th शेड्यूल है, जिसमें मैंने आपको बताया था 29 फंक्शनल आइटम्स है. उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. मैं एक बारी क्विकली बोल देती हूँ कि कौन कौन से हैं. पहला जैसे आपके पास हो गया एग्रीकल्चर, फिर जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होते हैं. सेकेंड है लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है. थर्ड है माइनर इरिगेशन. देन हमारे पास आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री सॉरी. उसके बाद फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री. उसके बाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फोडर. उसके बाद रोड्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, ये सारी जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. उसका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. उसके बाद एजुकेशन जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती है. उसके बाद हमारे पास आ गया टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन. उसके बाद एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. उसके बाद लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज़. उसके बाद मार्केट एंड फेयर्स, ठीक है. उसके बाद हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन. उसके बाद फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. उसके बाद सोशल वेलफेयर. उसके बाद वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस. नेक्स्ट हमारे पास पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो भी आता है. उसका मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी एसेट्स. तो ये सारे 29 जो आइटम्स है वो मतलब कहने का मतलब ऑल डायमेंशंस जो है वो इसमें 11th शेड्यूल में कवर होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस. तो इसके अंदर क्या है देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीज़ों की, एक तो कंपलसरी प्रोविज़न एंड एक वॉलंटरी प्रोविज़न. तो कंपलसरी वाले में बात कर लेते हैं क्या क्या है. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम सभा, विलेज के अंदर जो है वो ग्राम सभा जो है वो ऑर्गेनाइज करवानी है, ये पहला है कंपलसरी में. दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. तीसरा है डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने हैं फॉर द सीट ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो यहाँ पे तीन चीज़ों की बात की. ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करवानी है विलेज के अंदर एंड तीनों जगहों पर हमें एस्टेब्लिश करवानी है, मतलब विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत. डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन करवाने हैं मेंबर्स के एंड इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन कराने हैं किसके, चेयरपर्सन के, ठीक है, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. तो ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या डायरेक्ट इलेक्शन तीनों जगह पर कराने हैं एंड किन किन जगहों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाने हैं. तो इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 21 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज है, ठीक है, पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़. उसके बाद 6th है रिजर्वेशन ऑफ सीट हमें देनी है SCs STs, ठीक है, तीनों उस पर मतलब विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. उसके 7th पॉइंट है हमारा
रिजर्वेशन जो है वो वुमेन की भी देनी है, 1/3 तो उसमें होनी चाहिए। मेंबर एंड चेयरपर्सन दोनों की बात चल रही है। 8 है जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर फिक्स होगा सभी लेवल्स के अंदर, एंड अगर दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ गए तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद 9th है कि इस्टेब्लिश करना स्टेट इलेक्शन कमीशन ताकि वो कंडक्ट करवा सके इनके इलेक्शन को टू द पंचायत। 10th पॉइंट हमारा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट करना है हर 5 साल के अंदर, ताकि जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड पोजीशंस को चेकआउट किया जा सके ऑफ द पंचायत। तो ये हमारे पास सीधा सीधा कंपलसरी प्रोविजन है इसके अंदर। अब हम वॉलंटरी प्रोविजंस देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि हमें प्रोवाइड कराना है रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउसेस के, लोकसभा एंड राज्यसभा के, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी दोनों हाउसेस के जहाँ पे है, ठीक है, इन पंचायत एट डिफरेंट लेवल्स फॉलिंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दूसरा है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन करवानी है हमें, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसकी, बीसीज की, बैकवर्ड क्लासेस की, पंचायत के अंदर एट एनी लेवल, मतलब जिस भी लेवल में उनको चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3rd है हमारे पास कि ग्रांट करनी है पावर को एंड अथॉरिटी को टू द पंचायत, ताकि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, मतलब पावर प्रोवाइड करवानी है हमें। 4th है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत टू प्रिपेयर द प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ताकि जो 29 फंक्शन लिस्टेड है 11 शेड्यूल के अंदर उनको ईजिली परफॉर्म किया जा सके एंड ईजिली सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाई जा सके। 5th है ग्रांटिंग द फाइनेंशियल पावर भी उनको देनी है ताकि वो लेवी कर सके, कलेक्ट कर सके टैक्सेस को एंड अप्रोप्रिएट कर सके टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को एंड फीस को, चारों चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ये वॉलंटरी वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं PESA, ठीक है, पीसा एक्ट, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, पीसा एक्ट जो कि 1996 का था। एक्सटेंशन एक्ट भी इसको बोला जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है, तो एक्सटेंशन एक्ट भी बोला जाता है। एंड ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिलेट करता है पंचायत से टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द, ये बताता है कि ये नॉट एप्लीकेबल है टू द 5th शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। एंड हाउएवर द पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू सच, 1 सेकेंड, हाँ जी, टू सच एरियाज एंड सब्जेक्ट टू सच एक्सटेंशन एंड मॉडिफिकेशन, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रोवाइड करवानी है, तो ये पीसा एक्ट उसी के लिए लाया गया है। तो 2013 के अकॉर्डिंग 9 स्टेट्स हैव द 5 शेड्यूल एरियाज जो कि थे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। एंड जो 9 स्टेट्स थे हैव एनेक्टेड रिजिक्विट कंप्लाइंस लेजिस्लेशन बाय अमेंडिंग द रिस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं अब क्या है किसके, पीसा के, ठीक है। तो ये है कि एक्सटेंड करना है प्रोविज़न जो 9 की हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटिंग टू द पंचायत टू द शेड्यूल एरिया विद द सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ हमें इनके ऊपर अप्लाई करना है ताकि जो सेल्फ रूल है वो दिया जा सके फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। तीसरा है ताकि गवर्नेंस जो है विलेज गवर्नेंस उसके अंदर काफ़ी पार्टिसिपेशन हो लोगों का डेमोक्रेसी लाने के लिए, टू मेक द ग्राम सभा को जैसे न्यूक्लियस बनाने के लिए फॉर द फर्दर एक्टिविटीज़। 4th पॉइंट है कि इवॉल्व करना है सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। 5th है हमारे पास सेफ गार्ड करके रखने हैं इनके ट्रेडिशंस को एंड कस्टम्स को इनके जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। 6th है एम्पावर करना है हमें पंचायत्स को, मतलब इनको पावर्स देनी है कंड्यूसिव टू द ट्राइबल रिक्वायरमेंट, जैसे ट्राइबल्स को रिक्वायरमेंट है वैसी पावर देनी है, कोई जोर ज़बरदस्ती इनके ऊपर नहीं करनी है। 7th है ये जो पंचायत से हायर लेवल के ऊपर फ्रॉम एज्यूमिंग द पावर उसको प्रिवेंट करके रखना है एंड अथॉरिटी देनी है लोअर लेवल को। ऐसे नहीं कि हायर जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको ही सारी पावर देनी है, लोअर लेवल तक मतलब ग्राउंड लेवल तक हमें जो है ग्राम सभा के उसको जो है पावर प्रोवाइड करानी है। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स की एंड
this would be our last topic, so be with me. एंड नाउ फीचर्स, एक्ट के फीचर्स की बात कर लेते हैं. तो पहला है, जो स्टेट लेजिस्लेटर है पंचायत के ऊपर, इन द शेड्यूल एरिया शैल बी द कंसोनेंस विद द कस्टमरी लॉ. ठीक है, customary law, social and religious practices and the traditional management practices of the community resources. दूसरा है कि जो विलेज है वो ऑर्डिनरी कंसिस्ट करेगा, जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, एंड कंप्राइजेज द कम्युनिटी एंड मैनेजिंग, जो भी अफेयर्स वहाँ पे चल रहे होंगे उनके ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के अकॉर्डिंग वैसे ही चलाएगा. तीसरा है कि जो हर एक विलेज है उसकी ग्राम सभा जो होती है उसके अंदर जो पर्सन्स लेने हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल फॉर पंचायत के अंदर है उसको ही लेना है विलेज लेवल के अंदर. फोर्थ है कि जो हर एक ग्राम सभा है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ द पीपल एंड देयर कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मतलब जो भी अगर लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट वगैरह होता है उसको कैसे सॉल्व करना है तो उसको भी साथ लेके चलना है. फिफ्थ है, एवरी ग्राम सभा जो है वो अप्रूव करेगी प्लान को कि कैसे वो प्लानिंग बनाएगी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, विलेज लेवल के ऊपर. एंड वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कौन कौन जो है वो बेनिफिशियरीज होने चाहिए. जैसे मतलब पॉवर्टी के बीपीएल जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन उनके अंदर कौन कौन आते हैं, कौन बेनिफिशरीज है, तो उनको कैसे ये प्रोवाइड करवाना है एंड कैसे हम पॉवर्टी एलिवेट कर सकते हैं. और कुछ और भी प्रोग्राम्स जो हैं वो अप्लाई करके ये चीज़ हो सकती है. उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास कि जो एवरी पंचायत होगी विलेज लेवल पर उसको रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम पंचायत सर्टिफिकेशन भी उसको मिलना चाहिए कि मतलब आपने ये यूसेज सुने होंगे. ठीक है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ द फंड, तो वो इनको प्रोवाइड करवाने होंगे. ठीक है, उसके बाद सेवन्थ है कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की हमने बात की थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो कि है नोट लेस देन होने चाहिए 1/2 ऑफ द टोटल सीट्स. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि क्या ये 1/3 है, तो नहीं, 1/2 मतलब हाफ है ये. ठीक है, फर्दर ऑल द सीट्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पंचायत, ये जो है वो भी मतलब मेंबर्स के लिए भी एंड चेयरमैन के लिए भी ये हमें रिजर्व करनी है. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगा शेड्यूल ट्राइब को विच हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. उसके बाद सच नॉमिनेशन शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर टू बी इलेक्टेड इन द पंचायत. तो यहाँ पे 1/10 है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. मतलब जो नॉमिनेट स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी ना शेड्यूल ट्राइब को वो 1/10 होगा. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ. 9th पॉइंट हम देख रहे हैं. तो ग्राम सभा और जो पंचायत से अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर वो कंसल्ट करेगी बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ द लैंड इन द शेड्यूल एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिफोर रिसेटिंग द रिहेबिलिटेशन पर्सन इफेक्टेड बाय सच प्रोजेक्ट. मतलब अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया, उसको अगर ब्रिज वगैरह बनाना है, डैम वगैरह बनाना है, अगर उसको वहाँ से हटा दिया तो उसको कंपनसेशन देने की भी बात करनी है. और प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स का रखना है इन शेड्यूल एरियाज के अंदर ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके विद द स्टेट लेवल. नेक्स्ट 10 है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है माइनर वाटर बॉडीज़ की भी होनी चाहिए शेड्यूल एरिया के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 11th की रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शैल बी मैंडेटरी. मतलब रिकमेंडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ये इसीलिए है कि कैसे जो है अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स हो सके. एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोसेसिंग लाइसेंस एंड माइनिंग लीज फॉर द माइनर मिनरल्स इन द शेड्यूल एरियाज. ठीक है, उसके बाद 12th है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा जो है अप्रोप्रिएट लेवल पर वो मैंडेटरी फॉर टू द ग्रांट ऑफ द कंसेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनर मिनरल्स बाय ऑक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पंचायत हैं शेड्यूल एरिया के अंदर उसको पावर एंड अथॉरिटी तो हमें प्रोवाइड करवानी है ताकि वो इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से जो है फंक्शन कर सके सेल्फ गवर्नमेंट की तरह. स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो इंश्योर करेगा कि जो पंचायत हैं अप्रोप्रिएट लेवल के अंदर वो जो है
सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उनमें क्या क्या चीज़ें इनको पावर दी गई है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं, अगर जैसे इंटॉक्सिकेंट्स की सेल हो रही है तो उसको बंद करवा सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ओनरशिप वो ले सकते हैं, ठीक है। पावर टू प्रिवेंट द एलियनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरियाज एंड टू अप्रोप्रिएट टू रिस्टोर, उसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पावर टू मैनेज द विलेज मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द जो मनी लैंडिंग होती है टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन ऑल द सोशल सेक्टर। नेक्स्ट है पावर टू कंट्रोल द लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेज फॉर सच प्लान इंक्लूडिंग द ट्राइबल सब प्लान्स। तो ये हमारा 13th पॉइंट जो हमने देखा। एंड 14th पॉइंट ये है कि सेफ गार्ड्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर वो बताएगी कि कैसे पंचायत हायर लेवल जो है वो सारी पावर को कंज्यूम नहीं करके लोअर लेवल तक को भी पावर जो है वो देगी ताकि फंक्शन अच्छे से हो सके। 15th ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एंडेवर करेगी टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल डिजाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट इन द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द शेड्यूल एरियाज। 16th पॉइंट है कोई भी प्रोविजन जो कि बनाया गया है बाय द लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall cease in force at expiry of the 1 year from the date on which the act receives assent of the president. However, all the panchayat existing immediately before such date shall continue till the expiry of their term unless dissolved by the state legislature sooner. तो ये सारा इतना बड़ा चैप्टर था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा इसी पार्ट के अंदर रहेगा वो म्यूनिसिपैलिटीज़ रहेगा, 35th चैप्टर, उसको भी देखेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।